नमस्कार। देश की 9 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और यह शिकायत की है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, इनके जरिए विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल भी विपक्षी पार्टियों ने ऐसी ही एक चिट्ठी लिखी थी और उस पर 17 पार्टियों के नेताओं ने दस्तखत किए थे और जो नई चिट्ठी है उसमें 9 पार्टियों के नेताओं ने साइन किए हैं। पिछली बार जो 17 पार्टियों ने जब किया था तब आम आदमी पार्टी ने दस्तखत नहीं किया था और अब जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो गया है, उसके नेता चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर के और अपोजिशन की पार्टियों को एकजुट किया, एक चिट्ठी लिखवाई और उस पर 9 लोगों के दस्तखत हुए। अब सवाल है कि अभी लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद का जो सत्र अभी चल रहा है और जिसका रिसेस 1 महीने का हुआ है, अवकाश हुआ है, इसी सत्र में 8 फरवरी को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि ईडी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। उन्होंने विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हमको लग रहा था कि चुनाव की वजह से, मतदाताओं की वजह से पार्टियों में एकजुटता होगी, लेकिन उसकी वजह से नहीं हुई है, विपक्ष ईडी की वजह से एकजुट हो गया है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को सारी चीजें पता है, प्रधानमंत्री की जानकारी में है और उनकी मंजूरी के बिना केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई नहीं हो रही है। जब खुद प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर के कहा, यह बात कही, तंज किया कि ईडी ने एकजुट किया है विपक्ष को, तब फिर विपक्ष को एकजुट होकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? जब प्रधानमंत्री को पता है, जब ये पब्लिक डोमेन में है, जब अपोजिशन की पार्टीज इस मुद्दे को उठाती रही हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, हर टेलीविजन के डिबेट में कहा जा रहा है, फिर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी। अब इसका एक मकसद तो स्पष्ट दिख रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार अपने को कहते हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी के वो नेता हैं और उस कट्टर ईमानदार पार्टी के एक नेता मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, और उनके ऊपर अभी जासूसी कराने के मामले का केस भी सीबीआई में है। तो उनकी बेचैनी बढ़ी और उन्होंने के चंद्रशेखर राव को पकड़ा और उनके साथ मिलकर के एक मोबिलाइज किया अपोजिशन को। के चंद्रशेखर राव का भी मामला ऐसा है कि जिस मुकदमे में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं, उसमें के चंद्रशेखर राव की बेटी जो एमएलसी हैं, पहले एमपी रही हैं, के कविता का भी नाम है, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। तो अब ये संकट चंद्रशेखर राव की बेटी के ऊपर भी तलवार लटक रही है। तो जब ये घटना हुई, सिसोदिया गिरफ्तार हुए, तो अरविंद केजरीवाल की नींद खुली और उन्होंने अपोजिशन के नेताओं को एकजुट करना शुरू किया। पिछले साल तक उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस मसले पर विपक्ष के साथ शामिल होना चाहिए। एक बात तो यह है। अब देखिए कि ये कैसी विडंबना है, क्या आयरनी है कि जिन 9 लोगों ने दस्तखत किए हैं उसमें एक तेजस्वी यादव भी हैं। और जब तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव गिरफ्तार होकर के जेल गए थे तो आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया था। और इन्हीं मनीष सिसोदिया का ट्वीट आजकल वैसे भी लोग खोज के निकाल लेते हैं, एक ट्वीट निकला हुआ, एक क्या 2 ट्वीट हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जश्न मनाया है और भारत के सिस्टम पर आपत्ति उठाई है कि देखिए, लालू यादव को भी जेल भेजने में 17 साल लग गए, लालू यादव को सजा करने में 17 साल हो गए। तो ये मनीष सिसोदिया एक विपक्ष के बड़े नेता लालू यादव को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी का जश्न मनाया था, उनके जेल जाने का जश्न मनाया था। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो आज जेल गए हैं और उनके समर्थन में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव चिट्ठी पर दस्तखत कर रहे हैं। सोचिए किस हिम्मत के साथ, क्या सोच करके अरविंद केजरीवाल ने अप्रोच किया होगा और कैसे तेजस्वी यादव ने कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न जाने कितने नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने 28 नेताओं की एक सूची जारी की थी कि ये देश के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, जिसमें शरद पवार से लेकर के लालू यादव और मुलायम सिंह यादव तक सबके नाम थे। और वो ऐसा डायलूट हुआ कि अब अपने ऊपर जब आ पड़ी है और अपना नेता जब जेल गया है तो अरविंद केजरीवाल इन तमाम कथित भ्रष्ट नेताओं से, जिनकी उन्होंने सूची बनाई थी, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, उनसे चिट्ठी लिखवा रहे हैं। तो ये तो करप्शन के खिलाफ और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के उनकी सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है। अब सवाल है कि इससे क्या हासिल होना है। क्या विपक्ष की पार्टियां, जिनको प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ईडी से एकजुट हुए लोग हैं,
वो क्या बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं इस मसले को उठा करके, इसे मुद्दा बना करके? ये इनको सोचना चाहिए विपक्षी पार्टियों को कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो आज चर्चा हो रही है देश में, वो अपोजिशन का एजेंडा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। वो चाहते हैं कि इस मसले पर चर्चा हो। ये आप उनके पाले में जाकर के खेल रहे हैं, उनके स्ट्रांग पिच पर खेल रहे हैं जाकर के। उन्होंने पिछले 9 साल में अपने तमाम भाषणों से, प्रचार से, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस देश में एक धारणा बनाई है कि विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों के नेता भ्रष्ट हैं। उनको, हालांकि इसमें उनको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके सरकार में आने के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, उसने ही ज्यादातर नेताओं के खिलाफ मुकदमे शुरू कराए थे। मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, उनके खिलाफ पहले से मुकदमे चल रहे थे। लालू यादव के खिलाफ पहले से मुकदमा चल रहा था। डीएमके के नेताओं के खिलाफ पहले से मुकदमा चल रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के खिलाफ भी पहले से मुकदमा चल रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया, उसकी डिग्री थोड़ी बढ़ गई, इससे कोई इनकार नहीं है। और यह फैक्ट है, आंकड़ों से कौन इनकार कर सकता है कि आज जो 2014 के बाद ईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की कार्रवाई हो, उसमें 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, 400% की। और उसका 95% कार्रवाई जो है वो अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ हो रही है। लेकिन उसी आंकड़े में एक दूसरा आंकड़ा यह है कि आज से 9 साल पहले, यानी 2014 तक, जब यूपीए की सरकार थी, तब भी 65% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही होती थी। तो पहले 65% होती थी, अब 95% होने लगी है। यह डिग्री का फर्क है सिर्फ। इसको आप आइडियोलॉजिकल इशू नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी जब सरकार थी तो 65% कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों की विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही होती थी। वही आज 95% होने लगी है। तो अब सारे नेता अपना रोना लेकर के बैठे हैं और अब उस मुद्दे पर जाकर के राजनीति कर रहे हैं जो सबसे इनकी कमजोर विकेट है, जहां ये खेल ही नहीं सकते हैं। ये इनको विपक्षी पार्टियां पता नहीं क्यों नहीं समझ रही हैं इस बात को कि आम आदमी के मन में एक धारणा बैठी हुई है, और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से चिट्ठी लिख करके और इसका रोना रो करके अपने लिए सहानुभूति हासिल कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इससे कोई सहानुभूति नहीं हासिल होने वाली है। जो पार्टियां जातियों की राजनीति करती हैं, जो पार्टियां भाषाई अस्मिता की राजनीति करती हैं, या जिनका एक कोर वोट बैंक है, उस वोट बैंक में सहानुभूति बढ़ सकती है। वो तो वैसे भी है, पहले से भी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नया आदमी जिसने पिछली बार या अब तक जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, वो इस बात से राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी को वोट देने लगेगा क्योंकि इनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है केंद्रीय एजेंसियों की। बल्कि उसको खुशी हो रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसीलिए ये जो अपना रोना रो करके और अपना दुखड़ा रो करके और अपने को पीड़ित बता करके जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उससे उनकी दयनीयता जाहिर हो रही है। वो और दयनीय दिखाई दे रहे हैं। उनकी बेचारगी, लाचारगी झलक रही है। और यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यही चाहते हैं प्रधानमंत्री कि आप लाचार दिखाई दे, पूरा अपोजिशन लाचार दिखाई दे, दयनीय दिखाई दे, और उस मसले पर दिखाई दे जो आज समाज में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। भ्रष्टाचार के मसले पर आप लाचार और बेचारे दिखाई दें, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं और 90% से ज्यादा मामलों में अदालतों से भी राहत नहीं मिल रही है विपक्षी पार्टियों को। तो उन पर यकीन है अभी भी देश के लोगों का, समाज के लोगों का। तो इसलिए उस बहस में जाना ही नहीं चाहिए है अपोजिशन की पार्टीज को। इस बहस में कतई नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई और बड़ी हमारे जहाँ ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, मार दिया अपोजिशन ने हमको, सत्ता ने अपोजिशन को मार दिया, प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपोजिशन को खत्म कर दिया। यही बात यहाँ बैठ करके 9 पार्टियां चिट्ठी लिख रही हैं और राहुल गांधी वहां कैम्ब्रिज में जाकर के भी यही बात कह रहे हैं। ये एजेंडा कैसे हो सकता है चुनाव लड़ने का? इन पार्टियों को क्या इतने, ये 9 साल पहले की बात भी ध्यान नहीं आ रही है किसी पार्टी को कि एक, मुझे तो एकदम ध्यान है, एकदम मेरी आंखों के सामने है कि प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी किन एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे थे, किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहीं, हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि कहीं उन्होंने प्रचार में कहा कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार थी तो उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार किया। उसने गुजरात दंगों को लेकर के ही हुआ था, कानून और व्यवस्था को लेकर के हुआ था, फर्जी, कथित तौर पर फर्जी इनकाउंटर को लेकर के हुआ था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की थी और कई तरह के आरोप लगाए थे उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और एसआईटी बनी थी जिसने कई घंटों तक उनको बिठा करके मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी। लेकिन जब वो 2014 में चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ था, उस समय कांग्रेस ने बहुत जुल्म किया था मेरे ऊपर और इसलिए हमको वोट दे दीजिए।
उन्होंने एक बार कहीं नहीं कहा था कि अमित शाह के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और उनके ऊपर गलत मुकदमा किया गया है, उनको गलत मुकदमा करके जेल भेजा गया है या उनको गुजरात से बाहर किया गया है। इस नाम पर वोट नहीं मांगा था, ना नरेंद्र मोदी ने मांगा था, ना अमित शाह ने मांगा था। उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया था, उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया था, अपनी कहानी गढ़ी थी। और इस देश में सफल होने के लिए, चाहे राजनीति हो, फिल्म हो, साहित्य हो, समाज का कोई भी क्षेत्र हो, सफल होने के लिए आपके पास एक अच्छी कहानी होनी जरूरी है कि आपके पास एक अच्छी कहानी हो, ऐसी कहानी जिसमें आप लोगों की दिलचस्पी पैदा कर सकें। अफसोस की बात यह है कि इस समय देश की विपक्षी पार्टियों के पास कहानी की कमी नहीं है, बहुत अच्छी कहानी है। क्योंकि भारत की जो गाथा थी, भारत की विकास गाथा थी, जो इंडिया स्टोरी थी, वो पटरी से उतर गई है। वो अब इंडिया स्टोरी की कहीं चर्चा नहीं होती है। तो विपक्षी पार्टियां उस स्टोरी को जनता के सामने रख सकती हैं कि भारत की विकास गाथा जो थी, इंडिया स्टोरी कैसे पटरी से उतरी है, किस तरह से डिरेल हुई है भारत की गाड़ी, कैसे विकास रुक गया है, कैसे जो विकास जिसका दावा किया जा रहा है वो असल विकास नहीं है, रोजगार विहीन विकास कैसे हो रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। इस देश का 81 करोड़ 35 लाख आदमी 5 किलो अनाज पर पल रहा है। ये नैरेटिव है, ये कहानी है। इस देश के 130 करोड़ आदमी, 140 करोड़ आदमी को ये कहानी सुनाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। उसमें लोगों की दिलचस्पी होगी। इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है कि चंद्रशेखर राव की बेटी के खिलाफ वो साउथ का कार्टेल है और उन्होंने शराब के कारोबारियों के साथ उनके संबंध रहे हैं कि नहीं रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है ईडी की और सीबीआई की, वो सही है कि गलत है। ये उनकी निजी समस्या हो सकती है, चंद्रशेखर राव की और उनकी बेटी की, या ये निजी समस्या हो सकती है मनीष सिसोदिया की और उनकी आम आदमी पार्टी की। ये देश के लोगों की समस्या नहीं है कि आपको शराब के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई सहानुभूति नहीं मिलनी है। अगर विपक्ष के नेता चाहते हैं कि उनकी कहानी इस देश के लोग सुने, उनकी स्टोरी पर यकीन करें, उनके साथ जुड़ें, तो उनको वो कहानी छोड़नी होगी जो कहानी नरेंद्र मोदी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कहानी इस देश का सत्ता प्रतिष्ठान एस्टेब्लिश कर रहा है कि इस देश का अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो भ्रष्ट है। और ये बात चली आ रही है पहले से। मायावती के ऊपर चाहे ताज कॉरिडोर का घोटाला हो, या मुलायम सिंह के परिवार के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, या लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाले का मामला हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर सांसदों की खरीद फरोख्त से लेकर के और माइनिंग तक के मामले हो, ये कोई आज के मामले नहीं है। ये सारे मामले पहले से चले आ रहे हैं और कई मामले तो 20 साल 25 साल से चले आ रहे हैं। तो उस बहस में जाकर के आप अपना नुकसान कर रहा है अपोजिशन। उस बहस में जाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। वो अपने को दयनीय बना रहा है और वो जो चाह रही है भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रहा है। तो विपक्ष को इस चक्कर में पड़ने के बजाय विपक्ष को अपनी कहानी बनाना चाहिए, अपना नैरेटिव बनाना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे 2014 में। उन्होंने गुजरात का मॉडल पेश किया था, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे उसकी अब जैसी पोल खुली हो, लेकिन उन्होंने देश के लोगों को बताया था कि हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। ये लोगों की जो आकांक्षा जगाई थी, उन्होंने लोगों की उम्मीदें जगाई थी। एस्पायरेशनल इंडिया को, युवा इंडिया को एक नई दिशा देने की बात कही थी उन्होंने कि यह देश दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश है, हम इसको एक नई दिशा देंगे, इसको तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। उन युवाओं को आज भी है, आज भी सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है भारत, आज सबसे बड़ी आबादी वाला देश इसी साल बनने वाला है भारत। उस आबादी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि केंद्रीय एजेंसी किसी नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उसको पता है। और ऐसा सिनिकल स्थिति है इस देश में कि कोई भी बड़ा नेता अरेस्ट होता है या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी समय लोग मान लेते हैं कि इसका कुछ नहीं होगा, इसका बाल बांका नहीं हो सकता है। अब अनिल देशमुख कई महीने जेल में रहे, जेल में रह के छूट गए तो छूट गए, अब उनका कुछ नहीं हो सकता जीवन में, फिर वो जेल नहीं जाएंगे, उनको सजा नहीं होगी। बहुत ही अपवाद होता है, कोई लालू यादव टाइप का आदमी होता है जिसको 17 साल या 20 साल के बाद सजा हो जाती है, बाकी किसी को सजा नहीं होती है इस देश में, किसी बड़े आदमी को सजा नहीं होती है। जिस 1,76,000 करोड़ रुपए के 2G घोटाले पर मनमोहन सिंह की सरकार गई थी और बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, उस घोटाले के सारे आरोपी निचली अदालत से बरी हो गए। तो ये इस देश का आदमी जानता है कि आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कुछ होना नहीं है, उसका वो जेल जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए अपोजिशन को उस नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए। अगर कोई जाता है जेल तो छोड़ दे कि ठीक है ले जाइए, हमारा आंदोलन दूसरा है, हम महंगाई पर लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी पर लड़ रहे हैं, हम गरीबी का मुद्दा उठा रहे हैं। कौन उस मुद्दे पर लड़ रहा है? एक आदमी उस मुद्दे पर नहीं लड़ रहा है जो असली मुद्दा है, जो आम आदमी का मुद्दा है। और सब अपनी चिंता में पड़े हुए हैं कि हमारा नेता कैसे अरेस्ट हो गया और कहीं उस चक्कर में फिर अब उसकी आंच मेरे ऊपर ना आ जाए।
जैसे जासूसी वाले मामले में भी और शराब के मामले में भी अरविंद केजरीवाल तक भी जांच की आंच पहुंचेगी। और यही कारण है, इसी आंच से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। वो एक फाइल पर दस्तखत नहीं करते हैं और मजबूरी में उपराज्यपाल को कहना पड़ा कि उनके पास जो फाइल आए वो मुख्यमंत्री के दस्तखत से आए। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन था कि उपराज्यपाल को फाइल जाती थी बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के। उन्होंने अभी भी, अब जब मनीष सिसोदिया जेल गए, उनके पास दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभाग थे और फिर भी केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं लिया। कायदे से जब उनका सबसे बड़ा मंत्री जेल गया तो उनको खुद आगे बढ़ के वो सारे डिपार्टमेंट संभालने चाहिए थे जो सिसोदिया के पास थे। लेकिन उनको एक तो सारे देश में राजनीति करनी है और दूसरे ये डर है कि कहीं फंस न जाए किसी फाइल पर दस्तखत करके। तो ये जब आप खुद ही जान रहे हैं तो इसमें इस बात को नॉर्मल रूटीन में रखिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो हुई है, एजेंसी जांच करेगी, अदालत में सुनवाई होगी और हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे जो आम आदमी का मुद्दा है। हमारा मुद्दा छोड़िए, हमारा वो निजी मुद्दा है कि हमको जेल भेजा गया। और ये भाड़े का जो भाड़े पैसे दे करके किराए के लोगों से आई लव मनीष सिसोदिया, वी लव मनीष सिसोदिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। ये उनकी निजी समस्या है या ज्यादा से ज्यादा उनकी पार्टी की समस्या है। ये समाज और देश की समस्या नहीं है। देश की समस्या अगर होती तो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से, जब दूसरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तो आवाज उठाते, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। और आज जब वो फंस रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता फंस रहे हैं, जब के चंद्रशेखर राव की बेटी फंस रही है, तो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को गरीबी को लेकर के चिट्ठी लिखिए। कैसे ये सवाल उठाइए कि क्यों 81 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पर पल रहा है, क्यों बेरोजगारी की दर 7.5% है इस देश में, क्यों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये जो सवाल हैं, जो गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी है, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है, जब भारत पूरे अमेरिका और वेस्ट की पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस से जब सस्ता तेल खरीद रहा है, तो उस सस्ता तेल क्यों नहीं मिल रहा है आम आदमी को। ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर जाए अपोजिशन, वो नैरेटिव छोड़े जो बीजेपी का है, अपना नैरेटिव गढ़े, तभी उसका कुछ फायदा होगा। नहीं तो ये चिट्ठी लिख करके और अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई का मुद्दा उठा करके विपक्ष अपने को दयनीय बना रहा है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।